हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में जो आपको सेंटर्स का जो कंसेप्ट दिया था, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल का, जिसमें मैंने आपको 4 सेंटर बताए थे। एक मैंने बताया था आपको सेंट्रॉइड, दूसरा मैंने आपको बताया था ऑर्थो सेंटर, फिर इन सेंटर और फिर बताया था मैंने आपको सर्कम सेंटर। तो ये जो 4 सेंटर्स थे, इसका थ्योरी पिछले वाले वीडियो में गिवन है। अच्छा आधे घंटे का बढ़िया वीडियो बना था, उसको आप अच्छे से देख कर आइए, ठीक है। जब आप उस वाले वीडियो को बढ़िया से देख लो, उसके कंसेप्ट को आप जान लो, फिर ये वाला वीडियो रन करना। तो इसके पहले वाला वीडियो आप वीडियो नंबर 13 होगा वो देख कर आइए। उसके बाद वीडियो नंबर 14 आप रन कीजिए। गॉट इट? कंफर्टेबल अपन इसमें? क्यों? क्योंकि इसमें मैंने जो पिछले वीडियो में जो थ्योरी दी थी ना, उस वीडियो पर मैं, उस वाले थ्योरी पर मैं कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। गॉट इट? तो ये जो हेडिंग होने वाली है, ये हेडिंग है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, जिसकी थ्योरी पिछले वाले वीडियो में गिवन है। इस वाले वीडियो में उसके आप क्वेश्चंस मेरे साथ सीखेंगे। आइडिया क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए काम करना स्टार्ट करते हैं। एक बार इत्मीनान से सुनते जाओ। पहला वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करके बताऊंगा, इत्मीनान से जरा फोकस कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पर कहता है इफ triangle ABC is equilateral triangle and D is a point of BC such that AD is perpendicular on BC, then find AD AB ratio BD। बोल रहा है कि ABC जो है एक समबाहु त्रिभुज है और D जो है पॉइंट BC पर इस हिसाब से बनाया गया है। पॉइंट D लाइन BC पर, ये हाँ चलेगा, लाइन BC पर इस हिसाब से बनाया गया है कि AD जो है परपेंडिकुलर हो जाती है BC पर, मतलब जो AD है वो BC पर लंब हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि AB रेशियो BD की वैल्यू क्या होगी। AB रेशियो BD की वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार वीडियो को पॉज करके आप एक बार बनाने की कोशिश कीजिए, फिर आंसर कमेंट सेक्शन पर डालिए। मैं आंसर आपके चेक कर रहा हूँ बराबर उसमें, फिर आप उसके बाद इस वीडियो को प्ले करके इसका सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए ज़रा इत्मीनान से सुन लेते हैं कि क्या कहने की वो कोशिश कर रहा था। एक बार फोकस कीजिएगा। वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC और बोल रहा है कि जो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, मतलब सारी की सारी भुजाएं बराबर। इसका मतलब ये A है तो ये भी A है और ये भी A है, सारा का सारा A हो गया। इतना पॉइंट समझ में आ गया? आगे पॉइंट बढ़ते हैं। फिर कहते हैं D इज अ पॉइंट ऑन BC। अब एक पॉइंट बनाना है मेरे को D BC पर कुछ इस तरीके से कि ये जो आप AD जो ड्रॉ करोगे ना, ये जो आप AD ड्रॉ करोगे, ये रहा AD, ये इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। आगे बात समझ में? यहाँ एक पॉइंट समझ में आ गया? तो उसने क्या कहा क्वेश्चन पे कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, D BC पर कुछ इस हिसाब से है कि AD जो है BC पर परपेंडिकुलर बन जाता है। गॉट इट? अब से पूछ रहा है कि AB रेशियो BD क्या होगा। तो ये रहा AB, दिस इज AB एंड दिस इज BD। कंफर्टेबल है अपन इसमें? इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये रहा वो क्वेश्चन। अब इत्मीनान से एक बार सॉल्यूशन सुन लीजिए। देखो क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज गिवन है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो मैं अभी आपको बोल के बता रहा हूँ, उसे नोट कीजिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सारे के सारे जो सेंटर्स होते हैं ना, वो चारों सेंटर, कौन कौन से सेंटर सर? सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए चारों के चारों जो सेंटर्स होते हैं ना, वो दरअसल कोसेंट्रिक होते हैं। कोसेंट्रिक होते हैं कहने का मतलब ये है कि एक ही पॉइंट पर जाकर बनते हैं। तो मैं एक बार फॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, उसे लिख लीजिएगा। फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल आर कोसेंट्रिक। समबाहु त्रिभुज के लिए त्रिभुज के सारे केंद्र समकेंद्रीय होते हैं। ये आपको प्रॉपर्टी बनाकर अभी सॉल्यूशन में लिखना है, ठीक है। अब अगर वो कोसेंट्रिक हो गए तो उससे हुआ क्या, एक बार इसको सुन लेते हैं। कोसेंट्रिक होने से ये हुआ कि, देखो जरा बात को समझो, कोसेंट्रिक होने से ये हुआ कि भाई जहां से मीडियन जाती होगी, है ना, देखो एक बार इसको समझा देता हूँ कोसेंट्रिक होने से क्या हुआ। एक बार इतना सुन लो क्वेश्चन, उसके बाद मैं सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे मान लिया कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, आप कह रहे हो कि सर ये वाला जो पॉइंट है ये सेंट्रॉइड है, मतलब कि G है। गॉट इट? तो सेंट्रॉइड कैसे बनता है? पिछले वीडियो में बताया था कि मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट से बनता है। जब मीडियन जो है इंटरसेक्ट करेंगी तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से मिलता है मेरे को सेंट्रॉइड। तो आप कह रहे हो ये जो G है वो सेंट्रॉइड है, ठीक है। लेकिन अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ तो फिर ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, सारे के सारे कंसेंट्रिक होंगे। कंसेंट्रिक होने मतलब एक ही वाले सेंटर पर जाके बनते होंगे, एक ही जगह पर जाकर बनते होंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस वाली जगह पर सेंट्रॉइड बन रहा है ना, तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ फॉर एग्जांपल, तो यहीं पर फिर ऑर्थो सेंटर भी बनेगा। और यहीं पर ऑर्थो सेंटर बनने का मतलब क्या है कि यहीं से वो लाइन गुजरेगी जिसके इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑर्थो सेंटर बनता होगा, और वो लाइन को हम लोग कहते हैं एल्टीट्यूड। मतलब कि एक ही जगह होगी जहां से मीडियन ब्लू वाली गुजरती होगी और एक ही जगह होगी जहां से एल्टीट्यूड रेड वाली लाइन गुजरती होगी।
तभी तो एक ही जगह पर वो आकर इंटरसेक्ट करेंगे और एक ही जगह पर ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड बन पाएगा। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही जगह पर बनने का मतलब ये है कि वो कोसेंट्रिक हो गए, है ना। वैसे ही इन सेंटर और सर्कमसेंटर के लिए आप सोच सकते हो। तो पॉइंट को समझो, कोसेंट्रिक होने का मतलब क्या है। कोसेंट्रिक होने का मतलब यह है कि एक ही जगह है जहां पर वो चारों पॉइंट है। अब एक ही जगह है, वहां पर चारों पॉइंट, इसका मतलब कि चारों की जो पर्टिकुलर लाइन होती होगी वो एक ही जगह से होकर गुजरती होगी। एक ही जगह से होकर गुजरने का मतलब क्या है, जहां पर ब्लू लाइन वहीं पर रेड लाइन। इसका मतलब क्या है कि भाई जहां पर मीडियन वहीं पर ही एल्टीट्यूड, जहां पर एंगल बाइसेक्टर वहीं पर ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हर एक चीज उसी जगह पर आपको मिलेगी। पॉइंट आ रहा है समझ में। तो हर एक चीज उसी जगह पर मिलेगी, कहने का मतलब है कि लाइन दरअसल एक ही होगी जो चारों का रोल प्ले कर रही होगी। तो ये बॉटम लाइन है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। एक ही जगह पर मीडियन बनता है, एक ही जगह पर सेंट्रॉइड, एक ही जगह पर एल्टीट्यूड बनता है, एक ही जगह पर एंगल बाइसेक्टर बनता है, एक ही जगह पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। पॉइंट है समझ में। तो मैं क्या कन्वे कर रहा हूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए एक ही जगह पर चारों बनते हैं। लेकिन अगर आप कोई आधा टेढ़ा ट्रायंगल बनाकर सोचो, तब ये इसलिए बनाओ ताकि आप कंपेयर कर पाओ। अब देखो ये आधा टेढ़ा ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब चारों, तीनों की तीनों साइड्स बराबर नहीं है, ठीक है। तो मीडियन, अगर इसके बारे में सोचोगे तो मीडियन की प्रॉपर्टी सोचो। मीडियन का काम है ऐसी लाइन जो ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांट दे। तो ये रही वो लाइन जिसने ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांट दिया। तो ये वाली जो लाइन है AD, ये अभी मीडियन का रोल प्ले कर रही है। लेकिन अगर आपको इस वाले ट्रायंगल में एल्टीट्यूड सोचना होगा, लंब सोचना होगा, ऐसी लाइन जो सामने जाकर 90 डिग्री बनाए। तो ये देखो सामने 90 डिग्री बना रहा है AE। तो अगर ट्रायंगल आड़ा टेढ़ा हो तो देखो मीडियन और एल्टीट्यूड, माध्यिका और लंब दोनों अलग अलग बनते हैं, एग्री करते हैं अपन। लेकिन अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो देखो जहां पर ब्लू वाली लाइन बनी थी वहीं पर रेड वाली लाइन बनी हुई है। सीन आ रहा है समझ में। तो मैं यही आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ट्रायंगल आड़ा टेढ़ा हो तो दोनों अलग अलग बन जाती है, लेकिन अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो दोनों एक ही जगह पर जाकर बनते हैं। मैं आपको ये पॉइंट कन्वे कर रहा हूँ। पॉइंट है समझ में। दोनों मतलब चारों, एक्चुअली मैं तो दो के कंटेक्स्ट में समझा रहा हूँ, लेकिन वो चारों के कंटेक्स्ट में होता है, ठीक है। तो बॉटम लाइन क्या बनेगी? बॉटम लाइन ये बनेगी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में जो लाइन मीडियन की प्रॉपर्टी फॉलो करती है वही लाइन एल्टीट्यूड मतलब कि लंब की प्रॉपर्टी फॉलो करवाती है। जो लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है वही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। जो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है वही लाइन मीडियन होती है। मतलब चारों एक ही चीज होती है। तभी तो एक ही जगह पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगे, तभी तो एक ही जगह पर जाकर चारों सेंटर बनेंगे। सीन आया समझ में, ठीक है। तो बॉटम लाइन क्या बनी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए लाइन एक ही होती है लेकिन चारों का रोल प्ले कर देती है, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल ओनली। दूसरे ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता। दूसरे ट्रायंगल में AD मीडियन है, AE एल्टीट्यूड है, दोनों अलग अलग है। पॉइंट आ गया समझ में, ठीक है। कंफर्टेबल है अपन इसमें, ओके। चलो मेरा ख्याल अब आपको समझ में आ गया होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है और किसी आड़े टेढ़े ट्रायंगल में क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में लाइन एक ही होती है जो चारों का रोल प्ले कर देती है, ठीक है। वो लाइन मीडियन हो सकती है, वो लाइन एल्टीट्यूड हो सकती है, वो लाइन एंगल बाइसेक्टर हो सकती है, वो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। एक ही लाइन है जो चारों की प्रॉपर्टी फॉलो करवा रही है, लेकिन आड़े टेढ़े ट्रायंगल में दोनों अलग अलग बनती है, ठीक है। एक्सेप्टेड। अब जब आपने इस वाले पॉइंट को सीख लिया तब आप इस वाले क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व कर पाएंगे सर, जरा समझो। मैंने आपको प्रॉपर्टी में क्या लिखवाया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए चारों ही कोसेंट्रिक होते हैं। कोसेंट्रिक होने का मतलब यह है कि लाइन एक ही होती होगी लेकिन प्रॉपर्टी चारों की फॉलो करती होगी। अब यहाँ पर उसने बोला है कि AD जो है परपेंडिकुलर है, मतलब उसने AD को एल्टीट्यूड बोला है, लंब बोला है। अब क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ कि जो लंब होगा, जो एल्टीट्यूड होगा वही मीडियन भी होगा, जो मीडियन होगा वही एंगल बाइसेक्टर भी होगा, जो एंगल बाइसेक्टर होगा वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। मैं ये जानता हूँ। पॉइंट आ गया समझ में। तो जो मैं जानता हूँ उसमें यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि उसने एल्टीट्यूड बोल कर दिया, क्योंकि उसने लंब बोल कर दिया, लेकिन उसने बोला ना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसने बोला ना कि समबाहु त्रिभुज है, इसी वजह से यही AD परपेंडिकुलर होने के बावजूद मीडियन का रोल भी प्ले कर देगा, ठीक है। और जैसे ही मीडियन का रोल प्ले करेगा तो ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। मीडियन का काम यही होता है कि सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट दो। तो ये जो मैंने रेड कलर अभी किया ना, ये मैंने अपने इंटेलिजेंस से किया, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था। पॉइंट है समझ में। और ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए पॉसिबल है, किसी और ट्रायंगल के लिए पॉसिबल नहीं है। किसी और ट्रायंगल के लिए फिर क्या करेंगे सर, उस तरह का कोई केस गिवन होगा उसको उस हिसाब से अपन डील कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट आ गया समझ में। तो क्योंकि उसने परपेंडिकुलर बोल के दिया, लेकिन ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल था, इसलिए वो मीडियन का भी प्रॉपर्टी फॉलो कर लिया, दोनों बराबर हो गए। बराबर होने का मतलब ये है कि टोटल अगर A है तो इसका आधा हो जाएगा A/2। टोटल अगर A है तो उसका आधा हो जाएगा A/2। यहाँ तक एक्सेप्टेड, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था आपको। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, AB/BD, AB/BD, ये रहा AB,
इसकी लेंथ की क्या है, ए है वैल्यू, बी डी, ये रहा बी डी, इसकी वैल्यू क्या है भाई, a/2 है, तो a और a दोनों कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2:1। तो पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर है 2:1। तो ये क्वेश्चन क्यों लिया था सर आपने, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाने के लिया था। आने वाली क्लास में क्या होगा, जब मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा तो प्रॉपर्टी और अच्छी मिलेगी आपको, तो इसलिए मैं चाहता था आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखो। ठीक है, हो गया ये, शाबाश। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 सुनते हैं। क्वेश्चन 2 पे कहता है, इफ द सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इन रेडियस। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज के लिए, ठीक है, सर्कम रेडियस इज इक्वल टू, इसके पहले वाली वीडियो में बोला था, याद करने के लिए, साइड अपॉन √3 और इन रेडियस इज इक्वल टू साइड अपॉन 2√3। इसके पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हूँ कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस कैसे दिखते हैं और वो क्या अप्रोच करते हैं, बहुत अच्छे से समझाया। उसके पहले वाला वीडियो देख कर आइए, अगर आप नहीं देख कर आए तो उसे बहुत अच्छे से क्लियर किया मैंने कि देखो इतना पोर्शन जो है सर्कम रेडियस है, इतना पोर्शन जो है इन रेडियस है, बहुत अच्छे से दिखाया, उसमें एक सर्कल बना के दिखाया था मैं। चलिए इत्मीनान से सुनते हैं, चलो आगे सुनते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को अगर रिलेट करवाऊँ, तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूले मेरे को पिछले वाले वीडियो से याद है, मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। जैसे आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सर्कम रेडियस अपॉन इन रेडियस, सर्कम रेडियस अपॉन इन रेडियस, ठीक है। तो आप उसको लिख सकते हो, साइड से साइड कट जाएगा, √3 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। ये 2 चक के ऊपर चला जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपने इसको कैपिटल आर सोचा और आपने इसको स्मॉल आर सोचा, कैपिटल और स्मॉल आर सोचना मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर कैन बी रिटन एज 2:1। तो ये क्या है सर, ये इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बीच का रिलेशन है। अरे यार पकड़ में, ये रिलेशन आपको दिमाग में रखना चाहिए, कैसे निकलता मैंने बता दिया, दिमाग में रखोगे तो थोड़ा और फास्ट हो जाओगे। तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि सर्कम रेडियस है 10, सर्कम रेडियस है 10, तो आप लिखोगे 10 अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू 2/1, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 5। एग्री, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, एक्सेप्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, G is the centroid of equilateral triangle ABC. If AB is equal to 10 सेंटीमीटर then find the length of AG। बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC में जो G है वो सेंट्रॉइड है, ये रहा ABC, ठीक है, और G इज द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, पिछले वाले वीडियो में आपको बहुत आराम से मैंने सिखाया था, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें सेंट्रॉइड है उसका G, केंद्रक है उसका G, ठीक है। अब बोलता है इफ AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब AB जो है मेरे को 10 सेंटीमीटर गिवन है, अब क्योंकि इक्विलेटरल है तो सभी 10 ही होगा, और क्या। बोलता है देन फाइंड द लेंथ ऑफ AG, इसका लेंथ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन आ गया समझ में, एक समबाहु त्रिभुज गिवन है जिसमें G उसका केंद्रक है, एक साइड उसकी 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है और बोल रहा है कि AG का लेंथ बता दो। मैंने आपको AG उसमें डॉटेड करके बता दिया, देख लीजिए AG क्या है। क्वेश्चन आया समझ में, जरा वीडियो को पॉज करके बना के देखिए तो आपसे बन रहा है क्या। मैंने 2 क्वेश्चन में बताए, जरा दोनों क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, फिर उसके बाद इसको बना कर देखो। देखो ज्योमेट्री के लिए ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस लगता है। आपको अगर ज्योमेट्री सीखना है तो ये चैप्टर ही ऐसा है कि अगर आप एक्स्ट्रा फोकस नहीं लेकर आओ, एक्स्ट्रा डेडिकेशन न लेकर आओ तो ये नहीं आएगा। और ये हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, हर एग्जाम में आने वाला चैप्टर है ज्योमेट्री, हर एग्जाम में आना चैप्टर है। सिर्फ बैंक में इसके थोड़े से कम क्वेश्चन, लेकिन मेंसुरेशन उसमें भी है, लेकिन हर एग्जाम में फिर ज्योमेट्री आता है। और ज्योमेट्री ऐसा होता है कि मतलब एकदम भर भर के आएगा। SSC वगैरह देने जाओगे 7-7 6-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी के, कैट वगैरह देने जाओगे, ई-लिटमस देने जाओगे 7-7 6-6 क्वेश्चन इसी के मिलते हैं। तो आपको इतना अच्छे से आना चाहिए, पॉइंट है समझ में। तो थोड़ा धीरे धीरे फोकस करके, नॉर्मल डेडिकेशन के साथ नहीं, एक्स्ट्रा डेडिकेशन के साथ ही मुझसे सीखिए, तब आपको आएगा कि भाई मेरे को ज्योमेट्री अच्छा करना है सर के साथ में, क्योंकि चैप्टर ही वैसा ही है। सीन आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो
अब मुझे जो है क्वेश्चन में जो है एजी जो है एजी जो है पूछ रहा है वो, और उसने बोल दिया कि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है भाई, अब आपको इत्मीनान से एक बात कन्वे करें, ज़रा सुनिए इत्मीनान से। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सर्कम रेडियस और इन रेडियस बहुत अच्छे से समझाया है, एक बार फिर से इसमें समझा रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए इत्मीनान से। देखो आपने ना इस वाली चीज़ को इसके पहले देखा हुआ है कि अगर मैं जो हूँ ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ, ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लूँ, तो ये जो मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल को हम लोग कहते हैं सर्कम सर्कल। ये जो मैंने सर्कल बनाया अभी, इसको हम लोग कहते हैं परिवृत्त। ठीक है, अब इस परिवृत्त का जो केंद्र होता है ना, इस परिवृत्त का केंद्र, उसे हम लोग कहते हैं परिकेंद्र, मतलब सर्कम सेंटर। ठीक है, अब क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 के वीडियो में सीख कर आया हूँ, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जहाँ पर सेंट्रॉइड होता है वहीं पर ऑर्थो सेंटर होता है, जहाँ पर ऑर्थो सेंटर होता है वहीं पर इन सेंटर होता है, जहाँ पर इन सेंटर होता है वहीं पर सर्कम सेंटर होता है। मतलब ये जो चारों ही सेंटर है वो कोसेंट्रिक होते हैं, एक ही जगह पर जाकर चारों बनते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ही पॉसिबल है। और इतने लिए बस समझ में आ गई। तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और मैंने एक इस तरह से सर्कल सोच लिया, सर्कल को हम लोग बोलेंगे सर्कम सर्कल। अब सर्कम सर्कल का कोई तो सेंटर होता होगा जिस जी मतलब कि सेंट्रॉइड था, केंद्रक था। क्यों सर? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि चारों ही कोसेंट्रिक होते हैं। एक्सेप्टेड कि मैंने वहां पर सी क्यों बनाया जहां पर जी था। इतना आइडिया क्लियर हो गया? चलो अब इसके बाद सुनते हैं। अब उसने बोला था कि एजी का लेंथ निकालो, एजी का लेंथ उसने मेरे से पूछा है ना, उसने क्वेश्चन में मेरे से एजी का लेंथ पूछा है। अब आप अगर थोड़ा सा गौर करोगे ना, तो ये जो एजी है, एजी इसके पहले वाले वीडियो मैंने सिखाया ये कैसे होता है ना, आपको उससे थोड़ा सीख कर आना चाहिए। जो एजी है ये वाली चीज, ये कुछ और नहीं है, ये एजी कुछ और नहीं है, ये रेड वाले सर्कल की रेडियस ही तो है, मानते हो? वो जो एजी है वो कुछ और नहीं है, वो रेड वाले सर्कल के लिए रेडियस है। भाई सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक टच होगा तो उसको अपन रेडियस नहीं बोलेंगे। और क्योंकि वो सरकम सर्कल की रेडियस है इसीलिए मैंने उसको नाम दे दिया सरकम रेडियस। क्योंकि वो परिवृत्त की त्रिज्या है इसीलिए मैंने उसको नाम दे दिया परित्रिज्या। आ गई बात पकड़ में? तो हालांकि उसने मेरे से एजी का लेंथ पूछा, लेकिन मैं अपने इंटेलिजेंस से इस वाली बात को कन्वे कर पा रहा हूँ, अपने इंटेलिजेंस वाली बात को रेक्टिफाई कर पा रहा हूँ कि वो जो एजी है वो कुछ और नहीं है, वो सर्कम रेडियस ही है। ठीक है, अब क्योंकि वो सर्कम रेडियस है और ट्रायंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन √3, और क्वेश्चन में साइड की वैल्यू मेरे को गिवन है 10, तो 10 अपॉन √3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सीखो भाई इस वाली बात को, आया पॉइंट समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, एकदम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे पेपर में, कोई सारे क्वेश्चन मुझसे सीख रहे हैं। ठीक है, हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन 4 पर, एक बार क्वेश्चन 4 सीख लेते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है इन ट्रायंगल ABC G इज द सेंट्रॉइड। ठीक है, फिर से बोल रहा है एक ट्रायंगल ABC जिसमें G जो है केंद्रक है। ठीक है, अब आपको लेंथ गिवन कर दिया, AB गिवन कर दिया, AC गिवन कर दिया, BC गिवन कर दिया, सबकी लेंथ गिवन कर दिया। ओके, अब बोल रहा है इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, बोल रहा है जो D है वो BC का मिड पॉइंट है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द GD, तो फिर GD की लेंथ उसने आपसे पूछी है। ठीक है, कंफर्टेबल अपन? आप इस वाले क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे और आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डालेंगे। क्वेश्चन क्या था? एक ट्रायंगल था ABC जिसमें आपको ये दोनों लेंथ गिवन थी, AB और AC, 20 और 20 गिवन था। ठीक है, AB और AC वो 20 और 20 गिवन था, और BC की वैल्यू 12। वहाँ पर वीडियो में क्या हुआ था, मैंने डेटा उल्टा लिख दिया था, मैंने 12 इसके लिए लिख दिया था और 20 इसके लिए लिख दिया था। तो अभी जो बता रहा हूँ ये वाला करेक्ट है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा। आ गई बात पकड़ पे? अगर मान लिया आंसर न भी आए तो परेशान मत होना, आपने अप्रोच सही किया होगा, यहाँ से टैली कर लीजिएगा अपना अप्रोच। आंसर मैच नहीं हो रहा होगा क्योंकि डेटा आगे पीछे हो गया था,
तो समटाइम्स ऐसा थोड़ा एरर आ जाता है, तो उसको माइंड मत करना, आप फोकस करना कि अभी क्या बता रहा हूँ मैं। तो करेक्ट डेटा क्या है? करेक्ट डेटा ये है कि जहाँ पर आपने देखकर 20 लिखा था वहाँ पे 12 कर दो, और जहाँ पर आपने 12 लिखा था 20 कर दो। मतलब कि इन दोनों की लेंथ हो जाएगी 20-20 और इसकी लेंथ हो जाएगी 12। ये करेक्शन है जो आपको अपने क्वेश्चन में करना है। पॉइंट आ गया समझ में? ठीक है भाई, इसको 12 मत कीजिए, इसको कीजिएगा 24। दिस शुड बी 24। तो ये डेटा आप इसको करेक्ट कर लेंगे। 20, 20 और 24 पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन गिवन था, उसका डेटा आपको करेक्ट करना है। 20, 20 और 24 आगे बात समझ में? यहाँ तक ओके अपन? चलिए अब इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, इत्मीनान से सुन लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन था सुन लीजिए। ए बी और ए सी की वैल्यू 12 और 12 गिवन थी, वहाँ पर आप उसको सही करके 20 और 20 कीजिए, और बी सी की वैल्यू वहाँ पर कुछ गिवन थी, आप उसको 24 कर दीजिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बी सी को आपको 24 करना है, ए बी और ए सी को आपको 20 और 20 करना है। यू गॉट माई पॉइंट? ये एडिटिंग है क्वेश्चन में, मेरे एंड से लिखने में गलती हुई थी, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। मैं ख्याल करूँगा ऐसा ना हो, आप उसको भी एडिट कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद उस क्वेश्चन को देखिए। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं सुन लेते हैं। क्वेश्चन का सही डेटा अभी मैंने बोर्ड पर लिखा, आपको यही डेटा लिखना है। क्वेश्चन कहता है ए बी और ए सी की लेंथ 20 और 20 है, बी सी की लेंथ है 24। गॉट इट? और वो बोल रहा है कि हमने डी जो है बी सी पर कुछ इस तरह से ड्रॉ किया कि वो जो है मिड पॉइंट बन जाता है बी सी पर, मतलब कि बी डी और डी सी जो है इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि जी जो है इस वाले ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड है। जी क्योंकि सेंट्रॉइड है तो इसलिए उसने क्वेश्चन आपसे पूछा कि जी डी की लेंथ क्या होगी। जी डी आपको अगर देखना हो तो देख लीजिए, ये लिखा हुआ है जी डी। ये उसने पूछा कि भाई जी डी की लेंथ क्या होगी। ओके, ये रहा वो क्वेश्चन। ठीक है, डेटा जो अभी लिखा है वही वाला सही है, एडिट कर लीजिएगा। अब इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, इत्मीनान से सुन लीजिए। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको एक कंसेप्ट दिया था, जरा इत्मीनान से सुनिएगा। कहा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सारे के सारे पॉइंट, ऑर्थो सेंटर हो, सेंट्रॉइड हो, सरकम सेंटर हो या इन सेंटर हो, सारे के सारे पॉइंट कोसेंट्रिक होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, सम केंद्रीय होते हैं, पिछले वीडियो में बताया मैंने। बिल्कुल वैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी वैलिड होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी जो मीडियन होती है वही परपेंडिकुलर होता है। पॉइंट आ गया समझ में? आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज के लिए भी बिल्कुल वैसा ही होता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होता है। पॉइंट आ गया समझ में? अब मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज की बात क्यों कर रहा हूँ, जरा इसको एक बार फोकस करके देख लीजिए। भाई देखो, इसके लिए आपको ना ए बी और ए सी की वैल्यू 20 और 20 गिवन है, तो 20 और 20 दोनों इक्वल है, विच कन्वेज कि दरअसल ये जो दोनों साइड है वो इक्वल है ना। तो किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो जाए तो उसको अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं ना। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको गिवन था, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी जो मीडियन होता है वही परपेंडिकुलर होता है। पॉइंट आ गया समझ में? इसे दिमाग में रखिए, लिख लीजिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए जो माध्यिका होती है वही लंब होता है, इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इत्मीनान से सुनते हैं। अब उसने क्या कहा था कि डी हमने कुछ ऐसे ड्रॉ किया कि वो बी सी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब जो ए डी होगी, ए डी वो तो मीडियन होगी ना, क्योंकि उसने दो बराबर भाग में बांट दिया। तो क्वेश्चन के हिसाब से ए डी मीडियन था, और मेरे को पता है कि क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, और क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है इस बात का मतलब ये हो गया कि जो ए डी मीडियन का रोल प्ले कर रही है वही परपेंडिकुलर का रोल प्ले भी करेगी। परपेंडिकुलर का रोल प्ले करने का मतलब ये है कि ये दोनों ही क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, दिस वन इज 90 डिग्री। क्यों हुआ सर ऐसा? आइसोसेलेस ट्रायंगल था, समद्विबाहु त्रिभुज था, इसलिए जो मीडियन थी वही बन गई परपेंडिकुलर। गॉट इट? अब उसने बोला है कि वो मिड पॉइंट पर है, इसका मतलब अगर पूरा 24 है, पूरा 24 है तो ये जो इतना वाला जो सेक्शन है ये तो 12 होगा ना, यहाँ से यहाँ तक तो 12 होगा ना। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है। तो अगर आप देखो इसके सॉल्यूशन में उस ट्रायंगल को अगर मैं आपको अलग से बनाकर दिखाऊं तो कैसा दिखाई देगा, ज़रा देख लो। ये 12, ये 20, ये 90, ऐसा बनेगा ना? ये ठीक है, कंफर्टेबल है अपन इसमें। ये मैंने ट्रायंगल ए बी डी आपको यहाँ से अलग निकाल के दिखाया ताकि आपको अच्छे से कंटेंट समझ में आ जाए। अब जैसे आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कैसा दिखाई देगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर माने एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 400 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। सो एक्स के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 6, विच इज़ 5, विच इज़ 2। तो 256 की छतरी होती है 16। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए डी आया ना, ए डी वो मेरे पास आ गया 16। ये वाली लेंथ 16 है, मतलब ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ना, ये पूरा का पूरा जिसको मैं अभी रेड कर रहा हूँ, ये रहा, ये पूरा 16 है। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल अपन। तो मुझे क्या पता चल गया? मुझे पता चल गया कि जो ए डी है, ए डी इज 16। ए डी कहाँ है सर?
ये रहा A, ये रहा D, ठीक है। अब इस AD के बीच में, इस AD के बीच में, ये AD मैंने अलग से बना दिया आपके लिए, थोड़ा वहाँ पे हौच पौच हो रहा था, तो ये G वहाँ पे सेंट्रॉइड बना हुआ है, ठीक है। इस AD के बीच में जो D है वहाँ पर सेंट्रॉइड बना हुआ है। इतनी वाली बात समझ में आ गई। तो हम लोग क्या जानते हैं, जरा इत्मीनान से इस वाली बात को सुन लो। हम लोग ये जानते हैं, इसके पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जो सेंट्रॉइड होता है वो किसी भी मीडियन को, AD तो मीडियन थी, माध्यिका थी, जो केंद्रक होता है किसी भी माध्यिका को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। ये 2 है और ये 1 है। इसका मतलब आई कैन राइट AG/GD is equals to 2:1. दिस इज वॉट आई कैन राइट। आगे बस समझ में, AG/GD इज इक्वल टू 2:1। क्वेश्चन में किसकी लेंथ पूछ रहा है, वो GD की। तो ये आपको रेशियो ब्रेक करना सिखा रहा हूँ, इत्मीनान से सीख लीजिए रेशियो कैसे ब्रेक होता है। अगर आपको GD जानना होगा तो यू में राइट GD इज इक्वल टू 1/2 + 1 ऑफ टोटल लेंथ होगी AD, तो मतलब हो जाएगा ऑफ AD। इस तरह से रेशियो ब्रेक होते हैं, ठीक है। रेशियो का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें और अच्छे से समझाऊंगा, अभी इत्मीनान से एक बार आइडिया ले लीजिए। वैसे ही मैं क्या लिख सकता था, अगर फॉर एग्जांपल AG के लिए क्वेश्चन होता तो AG के लिए मैं लिखता 2/2 + 1 ऑफ AD, ठीक है। तो ये मेरे को GD आपको सॉल्व करके देना था, क्वेश्चन में तो GD पूछा, इसलिए मैंने GD के लिए बस लिखा हुआ है। तो GD इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1/3 और AD की वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी 16, तो इसका फाइनल आंसर है 16/3, ठीक है। कंफर्टेबल है इसमें, 16/3 इज द फाइनल आंसर। एक बार इत्मीनान से ये पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, ज़्यादा विशेष नहीं था, बस एक छोटा सा कंसेप्ट मुझे आपको बताना था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी triangle in which AB is equals to AC is equals to 2A and BC is equals to A. Draw AD perpendicular to BC. Find the length of AD. अब आपने अगर ये क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी मैं तो 6 पढ़ दिया, क्वेश्चन 5 पढ़ता हूँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूँ। ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC and angle B is equals to 35 डिग्री। फिर आपसे पूछ रहा है AD is the median on the base BC, then angle BAD is equals to। एक बार क्वेश्चन समझा दे तो इतना से सुन लीजिए। क्वेश्चन 5 पढ़ रहा हूँ, 6 मैंने पढ़ लिया था, 5 पढ़ रहा हूँ। एक ट्रायंगल ABC आपको गिवन है और बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और फिर वो कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें AB और AC दोनों बराबर है, ठीक है भाई, और एंगल B जो है 35 डिग्री है। बोल रहा है कि AD अगर मीडियन हो बेस BC पर तो एंगल BAD की वैल्यू बता दो। चलो एक बार मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, जरा इत्मीनान से देख लीजिए। देखो ये है ABC, ठीक है, दिस इज द ABC। बोल रहा है AB और AC बराबर होने चाहिए, मतलब ये दोनों लेंथ जो है बराबर है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि एंगल B 35 होना चाहिए, मतलब ये रहा एंगल B, ये 35 होना चाहिए। बोल रहा है कि AD जो है ना मीडियन है, AD जो है मीडियन है, ठीक है भाई। फिर बोल रहा है कि BC पर, ठीक है भाई, BAD की वैल्यू बताओ। BAD मतलब आपसे ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, वो ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन आ गया समझ में, याद है ओके अपन। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, इत्मीनान से सीख लीजिए एक बार। देखो कैसे सॉल्व होता है। अभी जो कंसेप्ट दिया था सेम कंसेप्ट लगाऊंगा। एक बार एक और चीज़ सुन लीजिए, ये अलग इसके पहले बता चुका हूँ मेरे को, क्योंकि गिवन है कि AB और AC दोनों बराबर है ना। तो किसी भी ट्रायंगल में हमने ये सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है भाई, किसी भी ट्रायंगल में हमने कि इक्वल साइड कंसिस्ट इक्वल अपोजिट एंगल, बराबर भुजा के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं, ये आपको लिख लेना चाहिए था, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, तो इनके अपोजिट एंगल देखो, इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है, मतलब ये जो दोनों एंगल होंगे ना, ये जो दोनों एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, ये कंसेप्ट है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि इसके सामने वाला अगर 35 है तो इसके सामने वाला भी 35 ही होगा। दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है भाई, मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, गॉट इट। अब उस ट्रायंगल में ये 35 डिग्री है और ये 35 डिग्री है, इतने बात समझ में आ गई। ये ट्रायंगल है जिसमें ये 35 है और ये 35 है, तो हमको क्या पता है भाई, किसी भी ट्रायंगल में सारे इंटरनल एंगल का सम होता है 180 डिग्री, गॉट इट। सारे इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री, कहने का मतलब ये है कि जब सबको जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ोगे 35 तो 70 हो जाएगा, तो 180 में 70 तो निकल गया, तो ऊपर वाले के लिए 180 में जब 70 निकल गया तो इस ऊपर वाले के लिए, ये पूरा के लिए 110 बचेगा ना, ये पॉइंट आया समझ में।
भाई सारे इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, नीचे 35 35 70 हो गया तो 180 में 70 कटेगा तो 110 बचेगा ना, तो ऊपर पूरे के लिए बचेगा आपके पास 110। ठीक है, अब उसने क्या कहा था सर, इत्मीनान से सुन लो। उसने ये कहा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एडी जो है मीडियन है। तो मैंने इस वाली बात को सीखा हुआ है इसके पहले, जरा बात को समझना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, मैंने सीखा हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही परपेंडिकुलर होता है, मतलब जो माध्यिका होता है वही लंब होता है, पॉइंटर है समझ में, और जो परपेंडिकुलर होता है वही एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब कि कोण समद्विभाजक होता है, और जो एंगल बाइसेक्टर होता है वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मतलब कि लंबार्धक होता है। ये सारे शब्द जो है मैंने पिछले वाले वीडियो में यूज़ किए हुए हैं, आराम से उसको दोबारा से देखकर समझ कर आइए चीज़ों को। आपको ये जो शब्द मैंने यूज़ किया अभी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, इस सारी बातों का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए बिल्कुल सेम जैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है, कंसेप्ट बिल्कुल वैलिड होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि एडी मेरे को मीडियन गिवन थी, एडी मेरे को माध्यिका गिवन थी क्वेश्चन में, तो इसीलिए क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो वो एडी जो है एंगल बाइसेक्टर का रोल प्ले कर लेगी। एडी जो है माध्यिका है लेकिन वो कोण समद्विभाजक का रोल प्ले कर लेगी। कोण समद्विभाजक का रोल प्ले करने का मतलब ये है कि अगर पूरा एंगल ये पूरा का पूरा एंगल 110 डिग्री है, पूरा का पूरा एंगल 110 डिग्री है, तो समद्विभाजक मतलब कि बाइसेक्टर तो दो बराबर भागों में बांटेगा। जैसे ही दो बराबर भागों में बांटेगा तो 110 का आधा इसके पास कितना चला जाएगा भाई, 55 चला जाएगा। पॉइंट है समझ में, तो इसका जो आंसर है वो है 55, ये एंगल होगा 55। कंटेंट आ गया समझ में। और आप चाहो तो, जैसे मैंने इसके पहले बोला था कि सर आपने तो इसको परपेंडिकुलर बोला था, तो हाँ ठीक है, आप चाहो तो इसको यहाँ पर 90 डिग्री सोचकर भी सॉल्व कर सकते हो। 90 डिग्री सोचोगे तो फिर ये 90 है 35 और यहाँ पर 55 होगा, तभी तो 180 बनेगा ना सम, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों ही बात एकदम सेम है, आंसर आपका 55 आएगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए जैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कंटेंट वैलिड होता है, वैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी कंटेंट वैलिड होता है। आइडिया क्लियर हो गया आपको, कंफर्टेबल है आप इसमें? ठीक है, शाबाश। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आप क्वेश्चन नंबर 6 मुझसे अभी ही सुनेंगे एकदम। क्वेश्चन नंबर 6 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB AC 2A, BC वैल्यू है A, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC, फाइंड द लेंथ ऑफ AD। एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक समद्विबाहु त्रिभुज गिवन है, जैसे बोल रहा है कि AB और AC की लेंथ है 2A और BC की लेंथ है A। AD जो है BC पर लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो आपसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ AD क्या होगा, मतलब AD की लंबाई क्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अब इसे बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मेरी सलाह है वीडियो पॉज करके आप तुरंत अभी खुद से सॉल्व करके देखिए, तो थोड़ा बहुत आपका कंसेप्ट इंप्रूव होगा। समझ रहे बच्चे लोग अपन? तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2A, ये हो जाएगा 2A, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा A। एग्री? अब बोल रहा है AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ABC परपेंडिकुलर ऑन BC, ये हो गया AD। ठीक है, अब वो क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ AD, फाइंड द लेंथ ऑफ AD, ये आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था भाई, मैंने आपको ये बताया था कि क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों बराबर है, तो हालांकि AD उसने परपेंडिकुलर लंब बोला हुआ है, लेकिन जो परपेंडिकुलर होता है वही मीडियन का रोल भी प्ले कर लेता है, ये मैंने आपको बताया था। तो अगर ये पूरा A है तो ये क्या करेगा, AD मीडियन का रोल प्ले करेगा। मीडियन का रोल प्ले करने का मतलब माध्यिका का रोल प्ले करने का मतलब है कि उसको दो बराबर भागों में बांट देना। दो बराबर भागों में बांटने का मतलब अगर ये पूरा A है तो ये कितना होगा, A/2 होगा ना। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो आप अगर ट्रायंगल ABD में देखोगे, ट्रायंगल ABD में, तो आपको दिखाई देगा हाइपोटेनियस, मतलब कि कर्ण का वर्ग बराबर, इसको आप x मान लो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर, ये लगा ना मैंने पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जैसे अब इसको फर्दर सॉल्व कर दो, कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा सॉल्व कर दो। 4a² माइनस a² / 4 इज इक्वल टू x², तो इसका मतलब हो जाएगा 16a² माइनस a² / 4 इज इक्वल टू x²। सो x की वैल्यू आ जाएगी √15a/2, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप मेरा ख्याल है इसको सॉल्व कर लिए होगे। बढ़िया क्वेश्चन था, आपसे ये बनना चाहिए था। ये रूट सिर्फ 15 पर है, a पर नहीं है। ठीक है, ओके, अपन क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर कंफर्टेबल, आराम से इसे आप कॉपी कर लीजिए। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7। कॉपी हो गया बच्चे लोग, शाबाश। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक बार ख्याल करते हैं। इफ डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर लंब केंद्र और परिकेंद्र
के बीच का अंतर, के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो आपको सेंट्रॉइड और सरकमसेंटर मतलब परिकेंद्र के बीच की दूरी बतानी है, मतलब केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, इसके लिए कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट सुन लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कंसेप्ट है कि किसी भी ट्रायंगल में फॉर एनी ट्रायंगल जो तीनों पॉइंट होते हैं हमेशा कोलिनियर होते हैं। ठीक है, जो तीनों पॉइंट होंगे हमेशा कोलिनियर होंगे। कौन से तीनों पॉइंट सर? इवन बल्कि चारों पॉइंट ही बोल सकते हो, यहाँ पे 3 पॉइंट यूज हुए इसलिए तीनों के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, हालांकि चारों पॉइंट बोल सकते हो आप। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड हमेशा ये कोलिनियर होते हैं। तो आप इस वाली लाइन को लिखेंगे, फॉर एनी ट्रायंगल ऑल द सेंटर्स आर कोलिनियर। किसी भी प्रकार के त्रिभुज के लिए जो केंद्र होते हैं वो समरेखीय होते हैं, इसे आपको लिखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने बोला कोलिनियर है तो मैं अभी इन तीनों के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, किन तीनों के? ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड के कंटेक्स्ट में। अगर आपने बोला कोलिनियर है तो समझो कोलिनियर किस तरह से होता है। ये होता है ऑर्थो सेंटर, ये होता है सेंट्रॉइड और ये होता है सरकम सेंटर। तो इनके बीच का रिलेशन जो होता है ना वो सुन लीजिएगा, लंब केंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र, इनके बीच का रिलेशन समझ लीजिएगा। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर। तो जो सेंट्रॉइड है ना वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। ये आपको दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है? जो ऑर्थो सेंटर है, जो सेंट्रॉइड है, वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। आपको लिखना चाहिए सेंट्रॉइड डिवाइड्स डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये आपको लिखना चाहिए था कॉपी में नोट बनाकर। ये कंसेप्ट है, ठीक है, तो ये आपको लिखेंगे कंसेप्ट, फिर उसका देखो इसको अप्लाई कैसे करेंगे। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इज 12, मतलब कि ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। तो ये मेरे को पूरा का पूरा जो है ना 12 गिवन है, ये पूरा का पूरा मेरे को 12 गिवन है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है वो सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, मतलब ये आपसे वो पूछ रहा है। ये कंसेप्ट आ गया समझ में? ये उसका क्वेश्चन है और ये उसने पूछा है आपसे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अभी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था। एक बार इसको नेमिंग दे देता हूँ, ABC अपने मन से नाम दे दिया। ठीक है, मैंने आपको अभी क्या सिखाया था जरा देख लीजिए। आपको पता है कि AB/BC इज इक्वल टू है 2:1। AB/BC इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं अपन लोग? 2:1। ये दिख रहा है कंसेप्ट में मेरे को, है ना? अगर आपको BC जानना होगा, BC तो पूछ रहे हैं ना वो, अगर आपको BC जानना हो तो आप BC में क्या लिखोगे? BC इज इक्वल टू 1/2+1 ऑफ टोटल, ऐसे लिखते हैं ऑफ टोटल। ये रेशियो ब्रेक करेंगे तरीका। और टोटल लेंथ है अपने पास AC, टोटल लेंथ है अपने पास AC, वो कितना गिवन है भाई मेरे को? 12। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो BC क्या है मेरे पास? सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस, केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी, यही उसने पूछा था। तो उसकी आंसर कितनी हो जाएगी? 4। कंसेप्ट आ गया समझ में? इसे आप लिख लीजिएगा, बढ़िया कंसेप्ट था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसे सुन लेते हैं। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज में इज अ राइट एंगल एट बी, कोई समद्विबाहु त्रिभुज गिवन है जो कि बी पर समकोण है, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, फिर वो कहता है डी इज द पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल ABC। अब बोल रहा है कि त्रिभुज ABC के अंदर पे कोई भी एक डी है कहीं पर, मुझे नहीं पता कहाँ पर है वो। फिर वो कहता है P and Q आर द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम D ऑन द साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। तो हमने क्या किया, पॉइंट D से, पता नहीं वो कहाँ पर होगा, त्रिभुज ABC के अंदर में है कहीं पर, तो हमने क्या किया, पॉइंट D से AB और AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लंब खींचा। ठीक है, और उसका नाम रखा P और Q रिस्पेक्टिवली, मतलब AB वाला P होना चाहिए और AC वाला Q होना चाहिए। परपेंडिकुलर जो आप D से खींचोगे AB और AC पर, गॉट इट। आगे वो क्या कहता है, इफ AP इज इक्वल टू X एंड AQ इज इक्वल टू Y, तो वहां पर आपको AP और AQ दिखना शुरू हो जाएगा, तो उसको X और Y वो बोल रहा है। एंड एंगल BAD, आपको वहां पर एंगल BAD भी दिखना शुरू हो जाएगा, जिसको 15 डिग्री बोल रहा है। तो पूछ रहा है साइन 75 की वैल्यू क्या होगी, ये है वो क्वेश्चन। ठीक है, इत्मीनान से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, मैंने एक बार समझा भी दिया, एक बार उसको भी सुन लीजिए 2 बार 3 बार।
गॉट इट। तो हम लोग क्या करने वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में, डेटा एकदम सही है, परेशान मत होना, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन आपको जो है पूरी कोशिश करनी है और इसका जो आंसर है वो कमेंट वाले सेक्शन में डालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या होगा सर, नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और साथ में मिलेंगे बहुत ज़बरदस्त इसी तरह से नए वाले कंसेप्ट। बने रहिएगा।